न्यूज बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BBN चैनल का न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने वाली जगह को सील करने के हुक्म पर असदुद्दीन ओवैसी का आया रिएक्शन। कहा, बाबरी मस्जिद की किताब को दोहराया जा रहा है, एक और मस्जिद नहीं खोने देंगे। अमित शाह की तकरीर झूठ का पुलिंदा। हरीश राव ने मरकजी वजीर दाखिला को बताया झूठों का शाह। झूठ के जरिए रियासत की आवाम को गुमराह करने की कोशिश का लगाया इल्जाम। तलसानी श्रीनिवास यादव का चैलेंज। कहा, बीजेपी कराए पार्लियामेंट तहलील, इलेक्शन के लिए हम हैं तैयार। गुजरात में क्यों नहीं बनाए डबल बेडरूम मकानात, मोदी हुकूमत से पूछा सवाल। IT मिनिस्टर KTR ने ग्लोबल रियल एस्टेट सर्विस कंपनी कॉलियर्स के हैदराबाद ऑफिस का किया इनॉग्रेशन। 62 ममालिक से ऑपरेट की जाने वाली इस कंपनी की तारीफ की। तेलंगाना के कई अजला में बारिश और तूफानी हवाओं ने मचाई तबाही। बांसवाड़ा में एक घर के उड़ गए टीन, हुआ काफी नुकसान। हुकूमत से की इमदाद की अपील। और आदिलाबाद में आज़मीन के लिए एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद। हज पर जाते वक्त एहतियाती तदाबीर और वहां की नमाजों की तफसीलात पर डाली गई रोशनी। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। ज्ञानवापी मस्जिद में मुबैना तौर पर शिवलिंग मिलने और फिर अदालत की जानिब से इस जगह को सील करने के हुक्म पर असदुद्दीन ओवैसी ने फिक्र अंगेज ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में MIM सुप्रीमो ने लिखा कि ये बाबरी मस्जिद में दिसंबर 1949 की किताब को दोहराया जा रहा है। ये हुक्म ही मस्जिद की मजहबी अक़दार को बदल देता है। ये 1991 के एक्ट की खिलाफ वर्जी है। ये मेरा अंदेशा था और आखिर ये सच में तब्दील हो गया है। सदर मजलिस ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि ज्ञानवापी मस्जिद क़यामत तक मस्जिद थी और रहेगी इंशाअल्लाह। इससे कबल कल गुजरात के वडगाम में भी एक कसीर अवामी जलसे से खिताब करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने एक और मस्जिद को न खोने देने का ऐलान किया। जब मैं 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19-20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? क्या आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? तो अगर अहद लेते हैं तो हाथ उठा कर कहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। इनको पैगाम मिलना चाहिए, मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ है कि मोमिन वो है जो 2 बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। अब हम दोबारा नहीं इनको डसने देंगे। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और हमारा काम यह है कि हम अपने मस्जिदों को आबाद रखें। हमारी भी जिम्मेदारी है कि रमजान हो गया तो मस्जिद के दरो दीवार तरसती है कि कहां गए वो लोग जो रमजान के 30 दिन अल्लाह के घर में आकर सर्वसजूद हो रहे थे। तो याद रखो, मस्जिदों की हिफाजत पहले हमको अपनी महल्लों की मस्जिदों को आबाद रख के रखना। अगर हम अपने महल्लों की, गांव की मस्जिद को आबाद रखेंगे तो ये शैतानी ताकतें जो ललचाई नजरों से हमको अपनी तहजीब से महरूम करना चाहती हैं, इनको पैगाम मिल जाएगा कि अब दोबारा मुसलमान भारत का मस्जिद खोने को तैयार नहीं है।
तेलंगाना के फाइनेंस मिनिस्टर टी हरीश राव ने फिर एक मरतबा अमित शाह के दौरे तेलंगाना के दौरान दी गई तकरीर को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी लीडर ने अपने झूठ के जरिए रियासत की आवाम को गुमराह करने की कोशिश की है। उन्होंने अमित शाह को झूठों का शाह करार दिया। साथ ही उन्होंने अमित शाह को चैलेंज किया कि वो ये साबित करेंगे मरकज़ की मोदी हुकूमत ने मिशन भागीरथ के लिए फंड्स जारी किए हैं। హైదరాబాద్కు వచ్చి వారు మాట్లాడినటువంటి ప్రతి మాటలో కూడా ఒక అబద్ధం, ఒక అసత్యం, ఒక అర్ధసత్యంతో మాట్లాడి ప్రజల్ని తప్పుదోవ పట్టించాలని ప్రయత్నం చేసింది. కానీ అమిత్ షా గారు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇది గుజరాత్ కాదు, ఇది అమాయకులైన తెలంగాణ కాదు, ఇది పోరాటాల గడ్డ, ఉద్యమించి సాధించుకున్న గడ్డ ఇది. ఈ తెలంగాణలో నీ అబద్ధాలు నడవై, నీ అబద్ధాలు నీ గుజరాత్లో నడుస్తాయేమో, నీ అబద్ధాలను నమ్మి నీ గుజరాత్లో గెలుస్తావేమో, కానీ ఇక్కడ ఇది తెలివికల్ల గడ్డ, పోరాటాల అడ్డ ఈ తెలంగాణ. ఈ తెలంగాణలో నీ గోల్మాల్ ప్రచారము, నీ అబద్ధాలకు స్థానం లేనే లేదు. ఇవాళ వారు మాట్లాడినటువంటి అబద్ధాలు మచ్చుకు నేను కొన్ని చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తా. స్థానిక బీజేపీ నాయకులకు మీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే, మీ మాటల్లో నిజం ఉంటే నేను అడుగుతున్న ప్రశ్నలకు మీరు సమాధానం చెప్పండి. ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజానికం కూడా గమనించాలని నేను కోరుతా ఉన్నాను. ఎందుకంటే వారు పూర్తిగా పచ్చి అబద్ధాలు, పట్టపగలు పచ్చి అబద్ధాలు ఇవాళ బహిరంగంగా మాట్లాడేటువంటి పార్టీ ఇవాళ బీజేపీ పార్టీ. ఎందుకు ఈ మాట అనాల్సి వస్తున్నా అంటే మీకు కొన్ని ఉదాహరణలతో సహా చెప్పాలనుకుంటున్నాను. అబద్ధం నంబర్ 1, నిన్న అమిత్ షా గారు మాట్లాడుతూ మజ్లిస్ పార్టీకి భయపడి టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆర్టికల్ 370కి పార్లమెంట్లో మద్దతు తెలియజేయలేదు, సపోర్ట్ చేయలేదు అని నేను అమిత్ షా గారు మాట్లాడింది. ఈ మాట నేను అమిత్ షా గారి నోట నిన్న విన్న తర్వాత నాకు ఒక డౌట్ వస్తూ ఉంది. అమిత్ షా గారికి ఏమైనా అల్జిమార్ వ్యాధి గిట్ట ఉన్నదా అని డౌట్ వస్తుంది. ఎందుకు ఈ డౌట్ వస్తుందంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆర్టికల్ 370కి ఈ దేశం యొక్క విస్తృత ప్రయోజనాల దృష్ట్యా బహిరంగంగా మద్దతు తెలిపింది. रियासती वजीर तरसानी श्रीनिवास यादव ने आज पीर को सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह को उनके बयानात और ऐलानात को लेकर ज़बरदस्त तनकीदी हमला किया। तरसानी श्रीनिवास यादव ने अमित शाह को चैलेंज किया कि अगर बीजेपी आज की तारीख में पार्लियामेंट को तहलील करके इलेक्शन करवाती है तो टीआरएस पार्टी इंतखाबात के लिए तैयार है। उन्होंने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को मशवरा भी दिया कि अपनी मर्जी के मुताबिक बात करना अक्लमंदी नहीं है। मिनिस्टर तरसानी ने सवाल भी किया कि बीजेपी ने गुजरात में 2 बेडरूम वाले मकानात क्यों नहीं बनाए, वो उन्हें टीआरएस हुकूमत की जानिब से बनाए गए 2 BHK मकानात दिखाएंगे। अमित शाह के बयान कि केसीआर ने तमाम मिनिस्ट्री पोस्ट सिर्फ अपने ख़ानदान के अफराद को दिए हैं, इस पर तरसानी ने कहा कि वज़रा के ओहदे पर कई ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक केसीआर ख़ानदान से नहीं है। అసలు ఈ రోజు 119 అసెంబ్లీలో వాళ్ళు ఉన్న సంఖ్య ఎంత? పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడి గోరు పెట్టుకొని మాట్లాడగానే నడిచిపోతుంది అనుకుంటా. ఈ మతోన్మాదంతో ఈ దేశాన్ని విచ్ఛిన్నం చేసేటువంటి పార్టీ మీది మీ ప్రభుత్వం. ఇది ఏది పడితే అది ఎక్కడ పడితే అక్కడ వచ్చి మాట్లాడేటువంటి చూస్తాం. మీరు రాబో కాలం కూడా చూస్తాం ఏ పద్ధతులు ఉంటుంది, ఏ పరిస్థితులు ఉంటుంది, ఎట్లా ఎదుర్కోవాలని తెలుసు. మొన్న రాహుల్ గాంధీ పొలిటికల్ టూరిస్ట్ వచ్చి ఆయన ఏదో మాట్లాడిపోయాడు. ఇట్లా రాని ఎవరు వచ్చినా కానీ మాకు ట్యాక్స్ కట్టిపోతున్నారు కాబట్టి మా రాష్ట్రానికి ఆదాయం వస్తుంది, బాధ ఏం లేదు. కానీ వస్తూనే నువ్వు ఒక పార్టీ నాయకుడు మాట్లాడినట్టు అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఏకంగా ఒక ప్రభుత్వంలో భాగస్వామైనటువంటి హోంమంత్రి గారు ఏది పడితే అది మాట్లాడి రైతాంగానికి ఏం జరగలేదు, ఈ రోజు రాష్ట్రంలో ఏం జరగలేదంట. అంటే మన రాష్ట్రానికి ఏం జరగకపోతే పల్లె ప్రగతి, పట్టణ ప్రగతి, రాష్ట్రంలో ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు, కాళేశ్వరం లాంటి ఈ రోజు ప్రపంచం గర్వపడే విధంగా మరి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు వచ్చి आईटी मिनिस्टर केटीआर ने आज ग्लोबल रियल एस्टेट सर्विस कंपनी कॉलियर्स के हैदराबाद ऑफिस का इनॉग्रेशन किया। इस बारे में ट्वीट करते हुए केटीआर ने कई तस्वीर शेयर की हैं। साथ ही ट्वीट में लिखा कि कॉलियर्स एक लीडिंग प्रोफेशनल सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है जो करीब दुनिया के 62 कंट्रीज से ऑपरेट की जाती है। याकुतपुरा एमएलए अहमद पाशा खादरी ने आज रैन बाजार डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद वासे के हमरा अजमत नगर, एसआरटी कॉलोनी और मुर्तज़ा नगर व अतराफ के इलाकों का दौरा किया और तरक्याती कामों का जायजा लिया। उनके हमरा वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और म्यूनसिपल के ओहदेदार भी मौजूद थे।
4-5 करने का ये एक डिसीडिंग का अलग स्पेशल बना लो ब्रिज में नीचे का एक वो 10 मीटर तक वो वाल भी लग जाना है सब अभी नहीं तो पानी पूरी है उसको और चलो इधर रन बाजार इलाके में आज बल्दी बरखी आबरसानी अहदेदारों के साथ दौरा किया गया। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस के पार्लियामेंट की हिदायत पर एरिया कॉर्पोरेटर वासुद्दीन साहब और तमाम इत्ते के अहदेदारों ने दौरा किए। ये अजमत नगर से दौरे का आगाज़ हुआ। वहाँ पर एक घर के सामने काफ़ी गड़ा बढ़ गया, रोड बैठ गई, उसको रिपेयर करके नई रोड डालना और नई पानी की लाइनें उसको रिप्लेसमेंट करने के लिए बताया। वहाँ से इमाम बाड़े के पास दौरा किया गया जहाँ पे पानी की किल्लत है। कुछ गलियों में पानी नहीं आ रहा है, कुछ गलियों में पानी की पोल्यूशन की शिकायत है, वो नोट करा दिया गया। वहाँ से निकल के अशरफुल मदारस का दौरा किया। वहाँ पर परसों बारिश में और बारिश के बाद भी 2 गलियाँ थे जहाँ पे ड्रेनेज की लाइन फुल होने के बाद घरों में पानी आ जाता। उसके लिए एक नया ड्रेनेज की प्रपोजल को नोट कराए। वो प्रपोजल बनने के बाद एस्टीमेट बनने के बाद सैंक्शन होगा, टेंडर होगा, उसका काम का आगाज़ हुआ तो वो घर वालों को इससे राहत मिलेगी। फिर यहाँ मदीना नगर एसएम नगर धोबी घाट के लिए में यहाँ के ब्रिज का काम बताया गया। इस ब्रिज के बाजू एक मेजर ड्रेनेज की लाइन डालना है, तकरीबन 400 फीट की है। उसका एस्टीमेट फौरी बनाने के लिए और बारिश की मोरी के लिए भी 2 एस्टीमेट तैयार करने के लिए नोट कराया गया। डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी आदिलाबाद के ज़ेर एहतमाम आज़मीन हज के लिए मुकामी सेंट्रल गार्डन में एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ट्रेनर मौलाना आसिफुद्दीन नदवी ने हज पर जाते वक्त एहतियाती तदाबीर और वहाँ की नमाजों की तफसीलात पर रोशनी डाली। इस तकरीब में रियासती हज कमेटी के अरकान मोहम्मद नज़ीरुद्दीन, डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी के सदर शाहिद अहमद तवक्कल, अरकान अब्दुल हसीब, मोहम्मद आसिफ, शाहिद और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मौलाना अकबरुद्दीन ने मशवरा दिया कि तरबियत पर बताई गई एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए सफ़र को कामयाबी से मुकम्मल किया जाए। तेलंगाना हुकूमत आज़मीन हज के लिए मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। इस तवाफ ज़ियारत जो 3 दिन हो रहा है, इसीलिए उसका नाम है तवाफ ज़ियारत। बाकी दिनों में जो तवाफ होगा उसका नाम क्या होगा? वाजिब है। पहला काम है सफा मरवा की सही करना, दूसरा वाजिब है सेहत का ख्याल करना, ये तो हमारे लिए ज़रूरी है। दूसरी बात तरबियत ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कहीं से खरीद ले। सेहत तो आप बना ले सकते, खाने पीने में एहतियात कर ले, वर्जिश कर ले, लेकिन तरबियत के लिए वो लोग जो जानते हैं, जो उलमा हैं और जिनसे मसाइल हासिल करना है, जिनसे आपका राब्ता है, महल्ले के इमाम साहब हैं या शहर के हैं या जिनसे आप राब्ता कर सकते हैं, उनसे राब्ता करके अपनी एक एक चीज़ को दुरुस्त कर लें। हम नमाज पढ़ रहे हैं, वहाँ जाकर तलबिया पढ़ रहे हैं, अगर हमको पढ़ना नहीं आया तो फिर हमारा हज किस काम का है? नमाज हम यहाँ जैसे भी नज़ीर साहब ने कहा कि हम हिंदुस्तान में रहकर ये कहते हैं रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, और वहाँ अल्लाह ने मौका दिया काबे शरीफ को देखकर नमाज पढ़ रहे हैं, और फिर भी अगर नमाज दुरुस्त नहीं है तो फिर कहाँ जाके नमाज सही होगी? बहुत बड़ा मसला है तरबियत का। इसलिए सुन्नतों का एहतमाम हो और अपनी तरबियत करें जितना वक्त बाकी है, और यूँ तसव्वुर करें कि बस हम खाने काबा के सामने हैं और मक्के और मदीने के गलियों में हैं, और जब जाए तो तीसरा काम ये है वहाँ की हर चीज़ का अदब एहतराम करें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पैदा हुए और आप जहाँ है, वो दोनों मकामात, उसके अलावा जितने मकामात हैं उन सब का एहतराम और अदब, और अहले अरब के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में क्या कर रहे हैं हमें पता नहीं, हमको क्या करना है। मैं अपने काम से जा रहा हूँ, मुझे अपने काम से पूरी जुस्तजू के साथ अपने काम को करना है, वरना जाके अरे मक्के वाले ऐसे है, सही इंतज़ाम नहीं करे, मदीने वाले ऐसे है, वो लोग सही इंतज़ाम नहीं करे, हज कमेटी के लोग सही इंतज़ाम करे, कोई करे या ना करे, मुझे जो काम करना है उन कामों का पूरा ख्याल रखना है, और अदब व एहतराम के साथ खाने काबा का भी अदब व एहतराम हो, रोज़े रसूल का भी, मुक़द्दस मकामात, और इसी तरीके से मैदान अरफात, मुज़दलिफ़ा और मिना वगैरह, इन तमाम चीज़ों का अदब व एहतराम बाकी रखें। तीसरी बात देखिए, सब कुछ, आखिरी बात यह है कि सब कुछ हमने कर दिया, लेकिन पहुंचाने वाली जात अल्लाह की है। बाद लोग इरादा कर लिए
اور ساری چیزیں ہو گئی, پیمنٹ بھی پورا کر دیا, وقت بھی آ گیا, اور اتنا وقت آ گیا کہ کل بیٹھنا ہے, لیکن بس اس دنیا سے رخصت ہو گئے, دنیا سے رخصت ہو گئے. کتنے لوگ ایسے ہیں؟ تو اس لیے یہاں پر خوش نہیں ہونا ہے, اللہ کی ذات سے دعا کرنا ہے, اللہ میری حیثیت نہیں تھی اور میں اتنا گناہ گار ہوں کہ ان گناہ گار آنکھوں سے خانہ کعبہ کو اور روضہ رسول کو دیکھوں. آپ نے بلایا ہے اور میں آنے کے لیے تیار ہوں. میری خواہش یہ ہے کہ موت اس وقت تک نہ آئے جب تک میں آپ کے گھر بیت اللہ کو نہ دیکھ لوں اور روضہ رسول پر حاضری نہ ہو. اور اگر موت آپ نے مقدر ہی رکھا ہے تو میری موت مدینے میں ہو جائے, میری شام زندگی کی مدینے میں ہو جائے, لیکن اس سے پہلے مجھے مت بلائیے. یہ دعائیں بھی کرنا اور قبولیت کی دعا کرنا, جتنے اعمال اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق دے رہے ہیں مقبول. جیسے حدیث مبارکہ میں ہے کہ حج کرنے والا ایسا ہے جیسے ابھی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے, اور یعنی تمام گناہوں سے پاک ہے, تو اس کا حج وہ تمام گناہ. ہول سیل فروٹ کمیشن ایجنٹ مارکیٹ ایسوسی ایشن کے صدر مسٹر منیر اور ممبران نے آج نو منتخب وقف بورڈ چیئرمین محمد مسیح اللہ خان سے حج ہاؤس میں ملاقات کی. ایسوسی ایشن کے ذمہ داران نے محمد مسیح اللہ خان کو وقف بورڈ چیئرمین کا عہدہ ملنے پر انہیں مبارکباد دی اور انہیں شال پوشی و گل پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی. السلام علیکم, میرا نام محمد منیر الدین ہے. میں ایک فروٹ مرچنٹ ہوں اور میری دکان کا نام ایم جلال میاں فیملی ٹرسٹ اور زیڈ ایم ایس فروٹ کمپنی ہے. پہلے تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ جناب اکبر الدین اویسی صاحب کا بھی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, جس کی کوشش کی وجہ سے اور جس کی بار بار اسمبلی میں نمائندگی کرنے کی طرف سے آج الحمدللہ آج ہم حج ہاؤس آئے ہیں آپ کی ہدایت سے کہ وقف لینڈ جو ہے 16 ایکڑ مامڑ پلی پہاڑی شریف کی, تو اس پہ ہم مارکیٹ قائم کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ باٹا سنگارام جو مارکیٹ قائم ہو گئی ہے وہاں پہ ہم کسی بھی طریقے سے ہم سہولت نہیں ہے ہمارے کو وہاں پہ کام کرنے کی, اور ہمارا نقصان ہو رہا ہے اور ٹرانسپورٹیشن کو مہنگائی بہت بڑھ جا رہی ہے. تو وہ حساب سے ہم سب جو سنا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, ہول سیل فروٹ مارکیٹ ایسوسی ایشن کی طرف سے ہم سب لوگ جو ہے نا ایک جٹ ہو کے ہم یہ مارکیٹ سے ہم مامڑی پلی جانے کے لیے تیار ہے. اور میں چیئرمین صاحب کو بھی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں, مسیح اللہ صاحب کو, کہ آپ وقف بورڈ کے نئے چیئرمین بنے. ہم بہت جو سو ہم تعاون چاہتے ہیں آپ کی طرف سے, بہت دلچسپی سے آپ ہمارا کام کو انجام دیجیے تاکہ ہم ہماری مارکیٹ ایک قائم کر سکیں. اور ہم خود یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم خود انشاءاللہ وہ مارکیٹ کو ہندوستان کی سب سے نمبر 1 مارکیٹ بنائیں گے, اور وہ اولڈ سٹی سے نزدیک ہے, خریدار کو بھی سہولت ہے وہاں پہ آ کے کام کرنے کے لیے, اور کسان کو بھی جو سنا وہ سہولت ہے وہاں پہ, تو اچھا فروٹس کا اچھا ریٹ بھی آئے گا اور انشاءاللہ کاروبار میں جو سنا اضافہ بھی ہوئے گا. شکریہ بہت بہت. گلوبل مورل ہائی اسکول بھینسا میں ایم اے لطیف آل انڈیا پولنگ بوتھ کانگریس ترجمان کی جانب سے فیئر ویل پارٹی منعقد کی گئی. اس موقع پر ایس ایس سی طلباء سے حوصلہ افزا خطاب کیا گیا اور آگے کی زندگی کے لیے رہنمائی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا. اس موقع پر اسکول کے اسٹوڈنٹ, ٹیچرز اور دیگر ذمہ داران موجود تھے. بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ لگاتار یوں ہی جاری رہے گا. فی الحال رکتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے. بریک کے بعد آئیے اب دیکھتے ہیں مزید اہم خبریں. تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ ہونے والی تیز بارش سے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے.
कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा हलके में रात के वक्त तेज हवा के झोंकों के साथ गैर मौसमी बारिश ने जहां घरों के टीन उड़ा दिए तो वहीं किसानों का सूखा धान बुरी तरह तबाह हो गया है। इसके अलावा कई इलाकों में बिजली भी कट हो गई है। मुतासरा खानदान ने इस कुदरती आफत से हुए नुकसान की तलाफी के लिए हुकूमत से इमदाद तलब की है। నా పేరు తొంబర్ల లక్ష్మి సార్. గాలి దుమారం లేచి మా ఇల్లు మొత్తం రేకులన్నీ లేచిపోయినాయి సార్. పడ్డం వర్షంలో రాళ్ళు మొత్తం మా మీద పడ్డాయి సార్. రౌతులు పడ్డాయి, మొత్తం బియ్యం అన్నీ ఖరాబ్ అయిపోయినాయి, పాడైనాయి. ఇవి మొత్తం పోయింది, ఫ్యాన్ అవన్నీ కరెంటు మొత్తం అవన్నీ పోయినాయి సార్. మాకు మస్తు లాస్ అయింది. మీరే గవర్నమెంట్ నుంచి మాకు ఏమైనా సాయం చేయాలా. మా ఇంటికాడ ఎవరు మొగళ్ళు లేరు, పని చేసేటోళ్ళు మేము వేసి వాళ్ళం. పిల్లలు చిన్నగా ఉన్నారు, మీరే సాయం చేయాలి. कई अजला में गैर मौसमी बारिश ने किसी कदर गर्मी से राहत दी है तो वहीं तेलंगाना के ज़िला आदिलाबाद में दर्ज हरारत 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे आम जिंदगी पर असर पड़ा। आदिलाबाद के जन्नत मंडल में आज़म तरीन दर्ज हरारत 45.2 यानी 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि उसी मंडल के चिराला और भुराज मवाजियात में दर्ज हरारत तकरीबन 45 डिग्री। वहीं गुड्डीगुड़ा, भीमूर, तलामाडोगो और बेला एचोड़ा समेत कई अजला में दर्ज हरारत 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज 16 मई को नेशनल डेंगू डे मनाया जाता है। इसी मौके की मुनासिबत से आरटीसी कॉलोनी के नाना हिल्स एरिया के अफराद में मच्छरों से फैलने वाली बीमारी डेंगू को लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। घरों को मच्छरों से पाक बनाने के लिए पानी की जमा न होने समेत कई अहम मालूमात दी गई और लोगों में इस ताल्लुक से शऊर बेदार किया गया। मलारजोपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट्स में रहने वाले एक खानदान ने अपने दामाद के भाई पर हरासमेंट के साथ साथ उनके रिश्तेदार 17 साल नाबालिग लड़की को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने का इल्ज़ाम लगाया है। इस मुतासिर खानदान के मुताबिक उन्होंने इस बारे में बारहा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, ताहम पिछले 3 या 4 दिनों से उन्हें मुनासिब रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है और न ही उनके दामाद के बारे में कोई पता चल पाया है। इस मुतासरा खानदान ने साइबराबाद पुलिस के साथ साथ होम मिनिस्टर से फौरी इंसाफ का मुतालबा किया। मेरा नाम शेख सलीम है, मेरी वाइफ है। मेरा नाम रहीमुन्निसा है। मेरी बच्ची को लेके अफरोज खान चले गए और आरिफ खान उसको पूरा सपोर्ट करा। छोटी बच्ची है मेरी बच्ची मेरे को होना, बस मेरे को कुछ भी नहीं होना। नाम क्या था, कितने साल के थे? सानिया बेगम नाम है, 17 साल की बच्ची है। लोग 13 तारीख के दिन जाके कंप्लेंट दिए, सर्कल साहब जो है हमको अच्छा रिस्पांस दिए, अच्छी बात कर। अफरोज खान मेरा दामाद है। मेरे को मेरे बच्ची की शादी होकर 14 साल हो गए। 14 साल से भी हम लोग एक मेरे बेटे से बढ़ के देखी मैं उसको हर चीज़ से। घर में मेरे जो है पूरा उसको दे दी मैं। अब मेरे पूरा तबाह ताराज करके मेरे बच्चों को मेरी बच्ची को छोड़ के चल दिया। मेरे देवर की बच्ची को ले लेके उन्हें कहीं भी रहने दो, उसका उल्टा मेरा है बोल के बोल रहा हूँ। उन्हें कहीं भी रहने दो, उसको पकड़ के लेके आना है। मेरी बच्ची को छोटी मेरे देवर उसके भाई को आरिफ खान को पकड़े तो उन खुद ब खुद घर पे आता, सामने आता। उसको जल्दी से जल्दी उसको पकड़ के उसको बच गए। 4 दिन से हम लोग फिर रहे, हमारा रिस्पांस कुछ भी नहीं दे रहे, जा रहे आ रहे। हम लोग परेशान है, रोम रात हम लोग 4 दिन से खाना नहीं पानी नहीं हम लोगों को। लंगर हाउस पुलिस स्टेशन लिमिट्स में अत्तापुर पिलर नंबर 95 पर जहांगीर नामी एक शख्स के कत्ल के मामले में पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजमीन को अदालती तहवील में भी दे दिया है। मीडिया से बात करते हुए इस बारे में पुलिस एहलकार ने मजीद जानकारी दी। లంగర్ హౌస్ పిఎస్ లిమిట్స్లో రాత్రి 11 గంటలకు పిల్లర్ నెంబర్ 96 దగ్గర వైఫై బార్ దగ్గర ఒక మర్డర్ జరిగింది. దాన్ని మేము ఈరోజు నిందితులను పట్టుకొని కోర్టులో ప్రవేశపెడుతున్నాము. ఫస్ట్ వచ్చేసి అష్రఫ్ అనే అతను, జహాంగీర్ అనే అతను ఇద్దరు దోస్తులు. జహాంగీర్ అతను డిసీజ్డ్ పర్సన్, అష్రఫ్ ఇతను ఇద్దరు కలిసి కోళ్ల ఫారంలో డ్రైవింగ్ పని చేస్తారు. ఈ పెద్ద బండిల మీద, డీసీఎం బండి మీద ఇద్దరు కూడా. వాళ్ళిద్దరు కూడా డ్రైవింగ్ చేస్తారు. వాళ్ళిద్దరికి మధ్యలో పైసల విషయంలో కొట్లాట ఉంది చిన్నగా. నాకు ఎక్కువ ఇస్తున్నాను, తక్కువ తీసుకుంటున్నాను అని చెప్పేసి వాళ్ళిద్దరికి కొట్లాట ఉంది. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మొన్న 12 తారీఖు రోజు రాత్రి వాళ్ళు డ్యూటీ దిగడం జరిగింది. డ్యూటీ దిగిన తర్వాత బండి ఆడ పెట్టేసినారు. వాళ్ళ ఓనర్ దగ్గర పెట్టేసి ఇద్దరు బయటకు వెళ్ళిపోయినారు. దాని తర్వాత ఇతన్ని కాల్ చేసి తిట్టినాడు జహాంగీర్ అతను, నాకు డబ్బులు తక్కువ ఇస్తున్నావు నువ్వు, నేను ఈ సంగతి నేను చూసుకుంటా,
నేను ఏం చేస్తున్నానో చూడు నువ్వు అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఏం చేసిండు ఈ అష్రఫ్ అనే అతను వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఇనాయత్ వాళ్ళ తమ్ముడు షఫీ మళ్ళీ హబీబ్కు చెప్పడం జరిగింది. వీడు నన్ను కొడతా అని చెప్తున్నాడు, వీడు నన్ను చంపేస్తా అని చెప్పి బెదిరిస్తున్నాడు, నన్ను వీడిని వచ్చి చూసుకోమని చెప్పినారు. దాన్ని పెట్టుకొని వీళ్ళు ఏం చేశారు, అక్యూజ్ను అక్కడికి రమ్మని చెప్పిన డిసీజ్ వీడికి చంద్రాయణ గుట్టకు ఆ డిసీజ్ రాలేదు అక్కడికి. దాని తర్వాత ఆ డిసీజ్ ఏం చేసిండు, ఇక్కడ నేను పిల్లర్ నెంబర్ 96 దగ్గర వచ్చినాను, అక్కడికి రండి అని చెప్తే అష్రఫ్ మళ్ళా ఇనాయత్ వాళ్ళ తమ్ముడు షఫీ వాళ్ళ తమ్ముడు హబీబ్ నలుగురు కలిసి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. అక్కడ రాగానే వాళ్ళతో మాట్లాడినాక మాట పెరిగేసిన తర్వాత అతన్ని చంపేయడం జరిగింది, కత్తులతోని కొట్టడం జరిగింది. ఇనాయత్ అనే అతను వాళ్ళ జహంగీర్ని కొట్టడం జరిగింది. దానివల్ల అతను స్పాట్లో చనిపోవడం జరిగింది. వాళ్ళని నిన్న రాత్రి 9 o'clock అరెస్ట్ చేసుకున్నాము. ఈరోజు కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం. వీళ్ళ అమౌంట్ ఏంటంటే ట్రిప్స్ వెళ్తారు. ట్రిప్స్ వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే చెరిసారం రావాలని చెప్పేసి ఇద్దరు డ్రైవర్స్ వాళ్ళు అష్రఫ్ ఇంకా డిసీజ్ జహాంగీర్ వాళ్ళకి ఇచ్చేసి 6,000 కానీ 7,000 కానీ ఇస్తాడు. దాన్ని సరి చెరిసాగా మంచుకోవాలి. అతను ఏం చేస్తుండో 60-40 రేషియోలో మంచుతున్నాడు, సీనియర్ డ్రైవర్ అని చెప్పేసి. అష్రఫ్ వచ్చేసి మన షాహీన్ నగర్లో ఉంటాడు, కానీ ఈ మధ్యలో 15 రోజుల కింద ఇతను షేక్పేట్కు షిఫ్ట్ కావడం జరిగింది. డిసీజ్ జహాంగీర్ షాహీన్ నగర్లో ఉంటాడు. పోల్ట్రీ ఫార్మ్ నాంపల్లి, అతని దగ్గర డ్రైవింగ్ పని చేస్తారు ఇద్దరు కూడా. पोल्ट्री फार्म। कापरा इलाके में एक घर में चोरी की गर्ज से दाखिल होने वाले 3 चोरों ने घर मालिक मल्ला रेड्डी पर हमला कर दिया। मल्ला रेड्डी ने उन चोरों को रोकने की कोशिश की थी, जिसके बाद इन चोरों ने मल्ला रेड्डी पर बुरी तरह से हमला करते हुए उन्हें जख्मी कर दिया। इतना ही नहीं, डाका धनी की वारदात अंजाम देने की गर्ज से आए इन लुटेरों ने घर के फर्नीचर और दीगर साजो सामान को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए गिरफ्तारी भी अमल में लाई है। जगतियाल रूरल जोन के राघव रामुला कोटा में शोहर और बीवी ने कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी कर ली। सिम्हा राजा और सुलोचना मियाँ बीवी ने माली परेशानियों से तंग आकर कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी कर ली है। अहलखाना ने उन्हें फौरी तौर पर जगतियाल के सरकारी अस्पताल ले जाने की कोशिश की, ताहम रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। जगतियाल देही पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने वाली जगह को सील करने के हुक्म पर असदुद्दीन ओवैसी का आया रिएक्शन। कहा, बाबरी मस्जिद की किताब को दोहराया जा रहा है, एक और मस्जिद नहीं खोने देंगे। अमित शाह की तकरीर झूठ का पुलिंदा। हरीश राव ने मरकजी वजीर दाखिला को बताया झूठों का शाह। झूठ के जरिए रियासत की आवाम को गुमराह करने की कोशिश का लगाया इल्जाम। तलसानी श्रीनिवास यादव का चैलेंज। कहा, बीजेपी कराए पार्लियामेंट तहलील, इलेक्शन के लिए हम हैं तैयार। गुजरात में क्यों नहीं बनाए डबल बेडरूम मकानात, मोदी हुकूमत से पूछा सवाल। आईटी मिनिस्टर केटीआर ने ग्लोबल रियल एस्टेट सर्विस कंपनी कॉलियर्स के हैदराबाद ऑफिस का किया इनॉग्रेशन। 62 ममालिक से ऑपरेट की जाने वाली इस कंपनी की तारीफ की। तेलंगाना के कई अजला में बारिश और तूफानी हवाओं ने मचाई तबाही। बांसवाड़ा में एक घर के उड़ गए टीन, हुआ काफी नुकसान, हुकूमत से की इमदाद की अपील। और आदिलाबाद में आज़मीन के लिए एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद। हज पर जाते वक्त एहतियाती तदाबीर और वहां की नमाजों की तफसीलात पर डाली गई रोशनी। न्यूज़ बुलेटिन में ये थी अब तक की अहम खबरें। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।